नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्नों का संग्रह, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है तो क्या होता है? सजातीय ध्रुव अगर होंगे तो ये क्या होंगे? प्रतिकर्षण होंगे, प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक, इनमें से 3 हमारा अर्धचालक है, 1 अर्धचालक नहीं है। तो हमारा जो पारा ये पूर्ण रूप से चालक है, और इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों क्या है? अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है तो वोल्ट प्रति एम्पियर यानी वोल्ट V/A ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये ओम को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का सीधा से मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है तो विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगला प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हमारा क्या क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी हमारा सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा वोल्ट होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विभव का एसआई मात्रक होता है। विभव का भी हमारा एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्ट ही होता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो सीधी सी बात है, तो प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या लिखेंगे? 220 गुना 220 बट्टा 100। तो ये 0 0 कटा, 22 गुना 22 ये 484, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का जो पिघलने का है, मतलब वो उसका जो टंगस्टन जो पिघलता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा ओम होता है। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 2 कूलाम्ब ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य ये हमारा क्या हो जाएगा? V × C, यानी 12 दूनी 24 जूल। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक का बल का मात्रक होता है। तो सेल यानी बैटरी में जो सेल रहता है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? वोल्ट में हम लोग मापते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक कितना है? तो देखिए 0 और 2 के बीच में 20 है, यानी 2 बट्टा 20। तो ये कितना हो गया? कट के 1/10, कहने का मतलब 0.1। तो ये इसका अनुपातांक कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है?
तो सुचालक हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके अलावा ये सब कुचालक है। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला प्रश्न है विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो श्रेणी क्रम मतलब 10 20 कितना हुआ? 10 और 20 30। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो अभी हमने तुरंत बताया फिलामेंट का प्रतिरोध 220/2 कर देना है आपको, तो ये 110 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा। अगला प्रश्न है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्टीमीटर को समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है वोल्टीमीटर को विद्युत धारा में कैसे जोड़ा जाता है? अभी तुरंत बताया समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको वोल्टीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, यानी जूल बटा कूलाम। ये बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये किस चीज का है? तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर के जो कुंडली है उसका जो कॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो नरम लोहे का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर। अगला प्रश्न है 1 HP अश्व शक्ति, हम लोग का जो मशीन वगैरह होता है वो HP से नापा जाता है, मोटर वगैरह। तो 1 HP का कहने का मतलब होता है 746 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? B = I × R। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, B = I × R। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति जो होता है वो क्या होता है? I² × R, यानी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत में आवेश है। तो स्थिर विद्युत में कितना आवेश होता है? तो ये विरामावस्था में रहता है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता। अगला प्रश्न है धारा में आवेश होते हैं। तो धारा में क्या? ये गतिशील आवेश होता है, गति की अवस्था में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट, यानी 1000 वाट का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 घंटे तक जलाया जाएगा तो वो 1 यूनिट बिजली खपत करेगी। अगला प्रश्न है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का जो मान होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? तो सूक्ष्म सेल में ये जस्ते का बना होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन का बना होता है और ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ते का। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो प्रतिरोध का सीधा सीधी जो सूत्र हो जाएगा वो R = V/I। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में चले जाएगा। अगला प्रश्न है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का जो तार बना होता है वो तांबा और टीन से बना होता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 0.6 × 10⁻⁻⁻⁹ जूल,
यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर, एक एम ए मतलब माइक्रो एम्पियर, ये किसके बराबर होता है? तो ये 10 पे पावर -3, इसको ऐसे पढ़ना है, 10 पे पावर -3 एम्पियर। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस है। अगला प्रश्न है, एक म्यू बराबर कितना होता है? तो एक म्यू बराबर होता है हमारा 10 पर पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? तो विद्युत दाब में अंतर हो, यानी अगर एक बगल प्लस है एक बगल माइनस है तब भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा, अगर दोनों प्लस डाल लेंगे तो गति नहीं करेगा, या दोनों माइनस डाल लेंगे। अगला प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा? V इंटू क्यू, जूल बराबर V इंटू क्यू। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को हम धान ध्रुव कहते हैं, यानी प्लस वाले से धारा भेजती है। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, ये सही है। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, यह भी सही है। चालक की प्रकृति पर, यानी उपयुक्त हमारा सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में एक इकाई समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो, अगर ऊष्मा H है तो इसका जो ऊष्मा की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा? H इक्वल टू VI इंटू टी। किधर है? VI इंटू टी, हमारा ये ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत का चालक कहते हैं, सी। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा कैसे होता है? धन से ऋण की ओर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विद्युत धारा, इकाई समय यानी एकांक समय। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित प्रवाह आवेश क्या है? तो देखिए, इसके लिए हमको सूत्र लगाना होगा। 3 घंटे है, समय है 3 घंटे, कहने का मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड और गुना 3 घंटा, और ये एम्पियर कितना ले रहा है? 0.4। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 कट गया दशमलव से, अब 4 12, 12 गुना 0, 0 बरछक 72 करी, 2 हाथ में बचा 7, 12 36 और 7 43, यानी हमारा आ जाएगा 43/20, ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बल्ब की शक्ति P बराबर हमारा हो जाएगा V इंटू आई, यानी 220 गुना 0.50, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, और इस पे हमारा आ जाएगा एगो दशमलव, तो ये हो जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो देखिए, इसमें हमको सीधी सी
बात करनी है 10 मिनट, यानी 10 मिनट, तो ये सेकंड हो गया 60 गुना 10 यानी इक्वल टू 600 सेकेंड, और इसमें एम्पियर का मान है 0.5, तो 5 से गुना किए, इसको जैसे गुना किए 6 पंजे 30, 2 शून्य, दशमलव का 1 जीरो हट गया, तो हमारा 300 गुलाम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सबसे नरम लोहा होता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? देखिए, ताप, हीटर में ताप होता है, विद्युत स्त्री में ताप होता है, और विद्युत बल्ब भी हमारा ताप पे ही चलता है। तो विद्युत पंखा जो होता है ये तापीय पे आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो देखिए, दोनों का विद्युत धारा का जो चाल होता है वही हमारा प्रकाश की भी चाल होती है, ये हमेशा याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए चला जाएगा, दोनों की चाल समान है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इसको विभवांतर के नाम से हम जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला प्रश्न है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर की धारा। अगला प्रश्न है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश कितनी ऊर्जा देगी? तो 6 वोल्ट बैटरी से 6 जूल की ऊर्जा देगी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया था 10 गुना 10 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है समता क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए 1/10 करके इस तरह अगर हम 10 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10/10 कहने का मतलब 1 ओम हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समय ही संयोजित किया जाए तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो ये हमारा हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा, अर्धचालक है इसलिए। अगला प्रश्न है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो चांदी के तार का अगर ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध वो बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 और R2 ऐसा यहाँ पे बताएगा कि किससे अधिक, तो दोनों का जुड़ के बटा 2 से हो जाएगा, यानी सबसे कम, प्रत्येक से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध 5 के 20 यानी 5 ओम होगा। अगला प्रश्न है धातुओं का धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक बल्ब से मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो 120, 60 दूनी 120 यानी हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है? तो किस में नहीं रहता है? तो ये हमारा कोई भी जो कुंडली होती है ना उसमें धन और ऋण नहीं लिखा रहता है। अगला प्रश्न है
लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो लंबाई जितनी बढ़ाएंगे तार का प्रतिरोध उतना बढ़ता ही जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 है समांतर क्रम में, तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए 10 बचे 50 वाला का अगर हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा 10 ओम निकलेगा। 1/50 जोड़ 1/50, इसी तरह करके 5 में यानी 5/50 करने का मतलब हमारा एक तो प्रतिरोध कितना का होगा? तो 50 ओम का होगा। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इस पे हमारा 1.6 गुना 10⁻⁻8 ओम होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाए जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोग होती है? तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट और 220 वोल्ट ये हमारे घरेलू परिपथ का है, तो ये हमारा 5 एम्पियर का होता है। अगला प्रश्न है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का ताप होता है? तो ये वोल्टीमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो जल होता है। ताप बढ़ाने पर, अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, तो इसमें धन आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ऊन तथा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, तो एबोनाइट की छड़ पर क्या उत्पन्न होगा? तो इस पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा और उन पे धन आवेश। अगला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इस पे हमारा कूलाम नियम, दोनों पे आवेश है इसीलिए कूलाम आवेश। अगला प्रश्न है, कूलाम में के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो कूलाम के नियम से के को समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो सदृश आवेश को के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो दो सदृश मतलब एक के तरह का अगर रहेगा आवेश तो उस पे प्रतिकर्षण होता है और अलग अलग रहेगा तो आकर्षण है। यहाँ पे आ गया, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इस पे आकर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है तो इसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करती है? तो विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है तो इसके विभवांतर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है तो वो कब होता है? जब चालक का ताप अचर हो। जब चालक का ताप अचर होता है तब ओम का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है तो सूखे कागज की प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है 10 पे पावर 12 ओम। अगला और लास्ट प्रश्न है इस भाग का कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो ये बिल्कुल संभव है। इसी के साथ आज का यह प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।